हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुचिता कुमारी, डिपार्टमेंट ऑफ जियोग्राफी, एवीएम कॉलेज जमशेदपुर। आज का मेरा टॉपिक वायुमंडल के गर्म एवं ठंडा होने की प्रक्रिया है। यह इंसोलेशन चैप्टर का ही अगला पार्ट है। यह यूजी सेमेस्टर 3 के CC5 का हिस्सा है। वायुमंडल के गर्म और ठंडा होने की प्रक्रिया। सूर्य पृथ्वी पर ऊर्जा एवं ताप प्राप्ति का एकमात्र माध्यम है। इसके बावजूद वायुमंडल सीधे सूर्याताप से गर्म नहीं होता, बल्कि पृथ्वी के गर्म होने के बाद जो पार्थिव विकिरण प्राप्त होता है उससे गर्म होता है। पृथ्वी को प्राप्त सूर्याताप सागर एवं भूतल को पहले गर्म करता है। उसके बाद में गर्म भूतल से विकिरित ताप लहरों से वायुमंडल के सबसे निचली परत को गर्म करता है। उसके बाद एक एक कर सारी परतें गर्म होती जाती हैं। रात्रि में वायुमंडल के ठंडे होने की भी यही प्रक्रिया बनी रहती है। इस प्रकार वायुमंडल निम्न प्रकार से गर्म एवं ठंडा होता रहता है। पहला है सीधे सूर्याताप प्राप्ति से। वायुमंडल की निचली परतों में उपस्थित धूलकण और जलवाष्प आते हुए सूर्याताप का 15% भाग को अपने आप में अवशोषित कर लेता है, किंतु यह क्रिया सभी ऋतु में एक समान नहीं रहती है। वर्षा के पश्चात धूल के कणों में कमी आने से अवशोषण कम होता है। लंबे समय तक बादल छाए रहने पर भी सूर्याताप की वास्तविक प्राप्ति पृथ्वी की सतह पर कम हो सकती है। दूसरा है संचलन के द्वारा। संचालन विधि में ताप का प्रसार कणमय होता है। जिस प्रकार धातु के एक किनारे को गर्म करने पर सारी छड़ धीरे धीरे गर्म होने लगती है और दूरी बढ़ने पर ऊष्मा कम मात्रा में पहुंचती है, ठीक उसी तरह से सूर्याताप भी भूतल गर्म होकर भौमिक विकिरण के द्वारा अपने निकट के वायुमंडल की परत को सबसे पहले गर्म करता है एवं इससे ऊपर की ओर ताप का निरंतर प्रसार होता रहता है। अतः निचली परतें पृथ्वी तल से सबसे अधिक ताप प्राप्त करती हैं। पृथ्वी से ताप का विकिरण लंबी तरंगों के रूप में होने से लगभग सभी विकिरण वायुमंडल की निचली परत के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इस कारण भी क्षोभ मंडल के तापमान ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ घटने लग जाते हैं। तीसरा है संवहन के द्वारा। विकिरण एवं संचालन प्रक्रिया द्वारा जब वायुमंडल की निचली परत गर्म हो जाती है, तब वह हल्की होकर ऊपर की ओर उठने लगती है और ऊपर उठकर हल्के वायुमंडल में फैल जाती है। धीरे धीरे हवा ठंडी होकर भारी होने लगती है और भारी होने पर यही हवा पुनः धीरे धीरे नीचे धरातल की ओर उतर आती है। यहाँ यह पुनः गर्म होकर ऊपर उठती है। इस प्रकार की निरंतर एवं क्रमशः होने वाली क्रिया को संवहन कहते हैं, अर्थात हवा के ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जाने की क्रिया को संवहन कहते हैं। इन संवहन तरंगों से वायुमंडल में दिन में ताप तरंगे और रात्रि में शीतल तरंगे संपूर्ण वायुमंडल की निचली परतों को प्रभावित करती रहती है। इसे ऊर्ध्ववर्ती संवहन भी कहते हैं। नेक्स्ट है विकिरण के द्वारा। पृथ्वी के गर्म हो जाने पर ताप का विकिरण होता है। विकिरण लंबी तरंगों के रूप में होता है। भूतल के निकट का वायुमंडल इन तरंगों के कारण गर्म हो जाता है। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा अधिक होने पर पृथ्वी के विकिरण का अवशोषण भी अधिक होता है। इसी कारण जिस दिन बादल होते हैं, वातावरण अधिक गर्म लगता है। इसी प्रकार गर्मी के दिनों में रेतीले मरुस्थल में रात में स्वच्छ आकाश होने पर विकिरण शीघ्र होने से तापमान तेजी से नीचे गिरने लगती है और रातें ठंडी होने लगती है। नेक्स्ट है दाब परिवर्तन द्वारा। जब नीचे उतरती हुई वायु का संपीड़न होता है तो वह अपने आप ही गर्म होने लगती है। पृथ्वी के पास आने पर वह वायु धरातल को भी गर्मी से गर्म करने लगता है और जबकि ऊपर उठती वायु फैलने से दबाव घटने से हल्की और शीघ्र ठंडी होने लगती है। नेक्स्ट है वायु संचरण द्वारा।
ठंडे प्रदेशों में विकसित वायु राशि जिस प्रदेश की ओर बहेगी वहाँ के तापमान तेजी से घटने लगते हैं, चाहे वह सापेक्षतः अधिक भौमिक विकिरण भी प्राप्त हो रहा हो। इसी प्रकार जब कोई उष्ण वायु राशि ठंडे प्रदेश की ओर बहती है तो वहाँ का तापमान बढ़ने लगता है, चाहे वहाँ पर पार्थिव विकिरण कम ही क्यों ना प्राप्त हो रहा हो। इसी के प्रभाव से सर्दी के दिनों में शीतलहर से तापमान गिरने लगता है और फसलों को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचती है। दूसरी ओर उष्ण वायु राशि के प्रभाव से पश्चिमी यूरोप तट जम ही नहीं पाता है, बल्कि वह खुला रहता है। सामान्यतः सौर ऊर्जा प्राप्ति से जिस प्रकार धरातल एवं स्थानीय वायुमंडल गर्म होता है, उसी प्रकार भूमि पर वायु संचरण का एवं तटीय धाराओं के परिचालन का भी वायु की निचली परतों के तापमान पर विशेष प्रभाव पड़ता है। सूर्यातप का विश्व वितरण। पृथ्वी पर सूर्यातप का वितरण अक्षांशों के अनुरूप पाया जाता है। विषुवत रेखीय भागों में सर्वाधिक सूर्यातप की प्राप्ति होती है, जो कि क्रमशः ध्रुवों की ओर घटता चला जाता है, परंतु विषुवत रेखा पर अधिक मेघाच्छादन के कारण उच्चतम सूर्यातप 20 डिग्री अक्षांशों पर प्राप्त होता है। उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में सालों भर सूर्यातप की मात्रा अधिक रहती है। ऋतु परिवर्तन का भी सूर्यातप के वितरण पर विशेष प्रभाव पड़ता है। सूर्यातप की मात्रा का मापन पायरोहेलियोमीटर उपकरण के द्वारा किया जाता है। उत्तरी गोलार्ध में सूर्याताप की प्राप्ति तथा ह्रास। अक्षांश सूर्याताप की प्राप्ति और उसका ह्रास ग्राम कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट। 0 डिग्री अक्षांश में सूर्याताप की प्राप्ति होती है 0.339 और ह्रास होता है 0.271। 10 डिग्री अक्षांश में 0.334 सूर्याताप की प्राप्ति है और ह्रास होता है 0.282। 20 डिग्री अक्षांश में 0.320 प्राप्ति है और ह्रास है 0.284। 30 डिग्री अक्षांश में 0.297 सूर्याताप की प्राप्ति है और ह्रास है 0.284। 40 डिग्री अक्षांश में 0.267 सूर्याताप की प्राप्ति हो रही है और सूर्याताप का ह्रास हो रहा है 0.282। इसी तरह 50 डिग्री अक्षांश में 0.32 हो रहा है सूर्याताप की प्राप्ति और ह्रास हो रहा है 0.277। 60 डिग्री अक्षांश में हो रहा है 0.193 सूर्याताप की प्राप्ति और ह्रास हो रहा है 0.272। 70 डिग्री अक्षांश में हो रहा है 0.160 सूर्याताप की प्राप्ति और ह्रास हो रहा है 0.260। 80 डिग्री अक्षांश में 0.144 सूर्याताप की प्राप्ति है और ह्रास है 0.252। 90 डिग्री अक्षांश में सूर्याताप की प्राप्ति है 0.140 और ह्रास है 0.252। इस तरह हम देखते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में सूर्याताप की प्राप्ति तथा ह्रास की तालिका से स्पष्ट हो रहा है कि भूमध्य रेखा से 30 डिग्री अक्षांश के मध्य स्थित उष्ण कटिबंधीय भागों में ह्रास की तुलना में सूर्याताप की प्राप्ति अधिक होती है और इसके ठीक विपरीत उच्च अक्षांशों में प्राप्ति की तुलना में ह्रास अधिक होता है। इस तरह हमारा इंसोलेशन का चैप्टर आज खत्म होता है। थैंक यू।